प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दर स्थिरांक या अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता और आर्यनियस समीकरण। ये प्राय देखा गया है कि ताप बढ़ाने के संग अभिक्रियाएं बहुत तेज हो जाती हैं। जैसे कि N2O का अगर हम वियोजन लेते हैं तो N2O का वियोजन अगर 0 सेल्सियस पर करते हैं तो 10 दिन लगते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 घंटे में होती है रिएक्शन और 50 डिग्री सेल्सियस पर 12 मिनट में हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि अगर ताप में हम 10 डिग्री सेल्सियस के में वृद्धि करते हैं तो जो वेग स्थिरांक है वो लगभग डबल बढ़ जाता है, और जो ताप के प्रभाव है इसको हम तापमान गुणांक यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जिसको कि n बोलते हैं, इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ पर KT यानी शुरू का जो तापमान था वो लिया है +10 यानी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से जो आएगा वो, और अपॉन KT। तो ये जो रेशियो है KT 10 डिग्री सेल्सियस पर और KT 10 डिग्री कम पर, यानी KT शुरू जो भी तापमान लिया वो और फिर 10 डिग्री बढ़ाने पर जो लिया, तो ये 2 से 3 यानी जो दर नियतांक है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। इस कार्य को आर्यनियस नाम के वैज्ञानिक ने एक समीकरण के आधार पर व्यक्त किया, और उन्होंने उसमें ये बताया गया कि किसी अभिक्रिया का जो ताप है वो अगर बढ़ाया जाता है तो उसके वेग में चरघातांकी यानी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, चरघातांकी एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है। इस आधार पर समांगी अभिक्रियाओं में वेग परिवर्तन को एक समीकरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस समीकरण को आर्यनियस समीकरण बोलते हैं। K = AE⁻⁻ यहाँ पर एक पूर्व चरघातांकी कारक है, K तो दर नियतांक है, A जो है चरघातांकी कारक है, इसको आर्यनियस गुणांक या आवृत्ति गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, E जो है वो सक्रियण की ऊर्जा है और R जो है वो गैस स्थिरांक है। तो उपयुक्त समीकरण जो है उसने आर्यनियस ने एक संकल्पना दी, एक सिद्धांत दिया। उसके मुख्य बिंदु ये है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो अभिकारी अणुओं के आपस में टकराने से होती है, और केवल वही अणु आपस में टकराकर उत्पाद बनाते हैं जिनमें एक निश्चित मान की ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को कहते हैं दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा हो ऐसे सक्रिय अणु जब टकराते हैं तो वो ही उत्पाद में बदलते हैं। जो सक्रिय अणु वो आपस में टकराकर एक उच्च ऊर्जा का यानी अधिक ऊर्जा का एक इंटरमीडिएट मध्यवर्ती बनाते हैं, मध्यवर्ती सक्रियत संकुल बनाते हैं, और वह जो सक्रियत संकुल होता है वह अपघटित होकर प्रोडक्ट बनाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें H2+I2 की अभिक्रिया है, इससे HI बन रहा है। तो H2 और I2 आपस में जुड़ के इस प्रकार का एक सक्रियत संकुल मध्यवर्ती बनाता है, जो कि HI और HI आपस में ऐसे दो अणुओं में उत्पादों में टूट जाता है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ देखें तो इधर स्थिति ऊर्जा है, इधर स्थितिज ऊर्जा है, इधर अभिक्रिया का निर्देशांक है। ये A जो है ये ऊर्जा किसकी हो गई, ये क्रिया कारकों की हो गई। C थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एनर्जी बैरियर है, मिनिमम जिसको दहली ऊर्जा बोलते हैं। यहाँ पर अगर आ गए तो यहाँ पे सक्रिय संकुल बनता है, और जो भी है वो प्रोडक्ट्स की ऊर्जा है। तो A से C तक जाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह EA है, उसको सक्रिय ऊर्जा बोलते हैं। तो अभिकारी अणुओं के द्वारा जो सक्रिय संकुल बनाने के लिए जो ऊर्जा लगती है वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। और जब हम ताप बढ़ा देते हैं, ताप बढ़ाने पर जो सक्रिय अणुओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, इसीलिए वेग जो है अभिक्रिया का बढ़ जाता है। अणुओं के परस्पर टकराने से ही सक्रिय ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सक्रिय ऊर्जा कब मिलती है, जब अणु एक दूसरे से टकराते हैं, और किसी पदार्थ के तापमान में वृद्धि पर EA से अधिक ऊर्जा प्राप्त संघट करने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो चूँकि संख्या में वृद्धि हो जाती है, इसलिए ही वो जितने भी अणु जिनकी संख्या में वृद्धि हुई है, जिनके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, सक्रिय ऊर्जा है, वह उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा, सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी और उसकी अभिक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी। अब हम अभिक्रिया वेग और दर नियतांक की ताप पर निर्भरता की व्याख्या करते हैं कि ताप पर ये निर्भर करते हैं, तो किस प्रकार से निर्भर करते हैं। इसको समझाया है मैक्सवेल और बोल्ट्ज ने। बोल्ट्जमान तथा मैक्सवेल, लुडविग बोल्ट्जमान तथा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने
गैस के अधिकांश अणुओं के व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया। उन्होंने ग्राफ बनाए, ग्राफ के द्वारा इसको स्पष्ट किया। एक तरफ अणुओं का अंश लिया, एक तरफ गतिज ऊर्जा ली। तो उन्होंने ग्राफ के द्वारा ये बताया कि कम ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम है। Now we will see the importance of Arrhenius equation. That is, we can find out the activation energy with help of Arrhenius equation. First is its graphical method. So what is the Arrhenius equation? Is K is equal to A e raised to power minus EA upon RT. Taking logarithm of the above equation. This is natural logarithm of K, natural logarithm of A minus EA upon RT. It is converted into log to the base 10, so it becomes log of K is equal to log of A minus EA 2.30 into RT, or log A is minus EA 2.303 R 1 by T into 1 by T. अब the straight line is obtained in a graph if it is plotted between log K and 1 upon T. Here on this axis is log K, here is 1 upon T. If we plot a graph between these two, we get a straight line. So the slope comes out to be minus EA 2.303 R. This slope is minus EA 2.303 R. So by substituting the value of slope from the graph, we can, and gas constant R in this equation, we get the energy of activation. Another method is to help to get the to know the energy of activation. Here we can see if we have the rate velocity constant at two different temperatures. Two different temperature means T1 T2 पे अगर हमारे पास rate है, then also we can find of energy of activation. ठीक है, take the above equation. This log K is equal to log A minus EA 2.303 RT. We will write this equation for two different temperatures. So for temperature T1, log K1 is log A minus EA 2.303 RT1. For temperature T2, this is log K2 is equal to log A minus EA upon 2.303 RT2. So log of इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4. इस इक्वेशन को पहली वाली इक्वेशन को दूसरी में से माइनस किया. सो देन वी गेट log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस EA 2.303 R into 1 by T2 minus 1 by T1. And solving this, we get the log K2 upon K1 is equal to minus EA 2.303 R T2 minus T1 upon T2 into T1. So if we know K2, K1, T2 and T1, then we can find the E minus A, that is the activation energy by this equation. हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बोल्ट्जमैन तथा मैक्सवेल का दिया हुआ ग्राफ पढ़ रहे थे. इस ग्राफ में एक साइड अणुओं की संख्या ली गई है, अणुओं का फ्रैक्शन, अणुओं का अंश लिया गया है, और एक साइड गतिज ऊर्जा ली हुई है एक एक्सिस पर. यहाँ पर ये जो T1 ब्लू लाइन से बना हुआ ग्राफ है, उस ग्राफ में हमको ये दिखाई दे रहा है कि कम ऊर्जा वाले अणु भी कम हैं और बहुत अधिक ऊर्जा वाले अणु भी कम हैं. जो ज़्यादा करके अणु हैं वो संभाव्य गतिज ऊर्जा वाले हैं, जो कि न तो बहुत ज़्यादा अधिक है और न ही बहुत ज़्यादा कम है. केवल वही मॉलिक्यूल जो कि ABCD के अंदर इस नीले वाले हिस्से में आ रहे हैं वही अभिकारकों में परिवर्तित होते हैं, क्योंकि उनके पास ऊर्जा अधिक है, सफिशिएंट ऊर्जा है. अब अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा देते हैं T1 से T1 + 10 कर देते हैं तो ग्राफ हमारा यहाँ पर आ जाता है. ये T2 हायर टेम्परेचर है. तो ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो पहले भी वही था, अभी भी वही है, लेकिन ग्राफ जो है वो पहले की अपेक्षा थोड़ा फ्लैट हो जाता है. ग्राफ नए तरीके से बन जाता है, चपटा हो जाता है. थोड़ा चपटा होने से ग्राफ इस तरफ आगे बढ़ जाता है. इस तरफ आगे बढ़ने से हम देख रहे हैं कि अब जो अधिक ऊर्जा वाला एरिया है वो ABEF हो गया. यहाँ पर जो अणु अधिक ऊर्जा वाले हैं, जो कि दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखते हैं, वो यहाँ पर अब संख्या इनकी कैसी हो गई, ज़्यादा हो गई. इन अणुओं की संख्या पहले वाले अणुओं की संख्या से दुगनी हो जाती है, इसीलिए अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाता है.
अब हम सक्रियण ऊर्जा तथा दहली ऊर्जा की जो अवधारणा है इसको एक बार समझते हैं। जो दहली ऊर्जा है वह क्या होती है? अणुओं के बीच जो टक्कर होती है वो टक्कर को प्रभावी होने के लिए जिस ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यकता होती है वह दहली ऊर्जा कहलाती है। मतलब अणु जब टकराएं और उस टक्कर से उत्पाद बने उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता है वह दहली ऊर्जा है। तो अब जिन अणुओं के पास दहली ऊर्जा से कम ऊर्जा है उनको दहली ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए जो ऊर्जा अणुओं को देनी पड़ती है वही सक्रियण की ऊर्जा है। ठीक है, देखिए ए जो है वो अभिकारकों की ऊर्जा है, जो सी है वो उत्पादों की ऊर्जा है। इस तरफ ऊर्जा लिया, इस तरफ अभिक्रिया की प्रगति ली, और बी जो है वो दहली ऊर्जा है। तो अभिकारक के अणुओं को दहली ऊर्जा तक की अवस्था में लाने के लिए, दहली ऊर्जा पहुंचाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, जितनी ऊर्जा उनको देनी पड़ेगी वह सक्रियण की ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो जिन अणुओं को सक्रियण की ऊर्जा मिल गई वो इस ऊर्जा रोधिका को पार कर जाएंगे, मतलब सक्रियता अवस्था में आ जाएंगे, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो सक्रिय जो संकुल बनाएंगे सक्रियत अवस्था में आकर के वह ही फिर उत्पादों के रूप में विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये दहली ऊर्जा हो गई और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई। अब हम समझते हैं कि आर्हेनियस समीकरण की सहायता से, ग्राफिकल विधि से हम किस प्रकार सक्रिय ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। जो सूत्र है हमारे पास आर्हेनियस का समीकरण वो है K = A e⁻ दोनों तरफ का अगर हम लॉगरिदम, नेचुरल लॉगरिदम लेते हैं तो हमारी इक्वेशन ln K = ln A - EA/RT हो जाती है। अब इसका log to the base 10 लेने पर log of K = log of A - EA/2.30 into RT, log of A - EA 2.303 R into 1/T। अब log K तथा 1/T के मध्य ग्राफ बना है। इस ग्राफ में एक साइड log of K लिया है, एक साइड 1/T लिया है, तो हमको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिलती है। ये जो ग्राफ की जो ढाल है, इस ग्राफ की सहायता से ढाल जो है वो -EA/2.303 देती है। तो जब हमको ढाल से EA की वैल्यू 2.303 R मिल जाता है तो सक्रियण ऊर्जा से हम माइनस ढाल यानी कि स्लोप लिखते हैं इंटू 2.303 और R हमें पता होता है गैस स्थिरांक। ये तीनों वैल्यू ज्ञात होने से हमको सक्रियण की ऊर्जा मिल जाती है। देखिए इस ग्राफ में जो ग्राफ हमने बनाया के log of K और 1/T के बीच में बनाया, और इस ग्राफ में जो ढाल है उससे हमको -EA/2.303 R ये वैल्यू मिल जाती है। तो सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमको माइनस ढाल रखेंगे जो कि ग्राफ से बनाया 2.303 की वैल्यू 2.303 इंटू R यानी गैस स्थिरांक की वैल्यू रख करके सक्रियण ऊर्जा ज्ञात की जा सकती है। उसके बाद अगर हमको किसी अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांक पता है तो इसके द्वारा भी हम ये ज्ञात कर सकते हैं। जो हमारा समीकरण है log K = log A - EA/2.303 इंटू RT, इसमें हम T को और K को अलग अलग टेम्परेचर पे लेंगे। देखिए log of K1 = log of A - EA 2.303 RT1, फिर अगले टेम्परेचर पे log K2 = log A - EA/2.303 R इंटू T2। अब पहले वाले समीकरण को दूसरे वाले से घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो log K2/K1 = -EA 2.303 R 1/T2 - 1/T1, या फिर log K2/K1 = -EA 2.303 RT2 - EA 2.303 RT1, या फिर EA - EA/2.303 RT2 प्लस ओपन किया इसको तो प्लस EA/2.303 RT1। इसको आगे हल किया तो हमारे पास आ गया EA/2.303 RT1 माइनस EA 2.303 RT2, या फिर EA 2.303 R कॉमन निकाल लिया तो 1/T1 - 1/T2। इसको हल किया तो EA
अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। तो चाहे फोर्थ इक्वेशन, ये इक्वेशन या फिर इक्वेशन, इन दोनों की हेल्प से हम EA को निकाल सकते हैं।